एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस सेटेड पेपर 2 का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिनको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे भी कि आने वाले समय में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो ना छूटे। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ डिस्टेंट टॉल टावर क्लियरली। कोई दूर जो है क्या है, टावर है, और उसका हमें संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। फिर हम देखेंगे कि किस इसमें मिरर का यूज कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई दूर भवन हो या फिर कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई टावर हो, उसको उसका मतलब कि कंप्लीट लेंथ लेने के लिए, कंप्लीट लेंथ का अवलोकन करने के लिए तो इसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो इमेज बनता है ये बनता है वर्चुअल, और दूसरा है इरेक्ट बनता है, और छोटा बनता है, शॉर्ट बनता है। तो ये लंबी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटे में करके, मतलब कि पूरा इमेज, इसमें कंप्लीट इमेज बनता है। लेकिन बड़ी चीज़ों का क्या है, ये इतना बड़ा सा टावर है, इसका कंप्लीट इमेज जो है छोटे में ये क्या कर देगा, बना देगा। कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण, ये उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉन्केव मिरर होता है, ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जो कॉन्केव मिरर होता है, इसमें जो इमेज बनता है वो बनता है रियल, आप सभी याद रखिएगा। और क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, और लार्ज बनता है। ये इमेज बनता है कॉनकेव मिरर से। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा, क्योंकि बड़ा टावर है, उसको छोटे में करके पूरी लंबाई का क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या और भी इसके यूजेस हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो आप देखे होंगे, कार जो है, कार और बाइक के साइड में जो मिरर लगा होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें बैक साइड का हम क्या करते हैं, व्यू लेने के लिए करते हैं कि पीछे से कौन सी वैन आ रही है या पीछे का पोजीशन क्या है, ये इसमें लगता है। और सीसीटीवी में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो सीसीटीवी कैमरा होता है, इसमें भी बड़ी चीज़ों को छोटे में करके देखने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं एक क्वेश्चन बनता है आपके कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से एक क्वेश्चन बनता है कि ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं, आई नोज और टीथ वाले जो ईयर नोज और टीथ वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो किस दर्पण का यूज़ करते हैं, किस मिरर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये कॉनकेव मिरर का मतलब कि अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद थी, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। ईएनटी वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको पूछा जाता है कि यहाँ की जो ईएनटी मतलब कि डॉक्टर होते हैं ईएनटी के, ये किस मिरर का यूज़ करते हैं। तो आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर, इसी का यूज़ करते हैं। और कॉनकेव मिरर जो होता है, इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें क्या देखना हो, कोई चीज़ क्लियर देखना हो, एकदम कोई चीज़ क्लियर देखना हो, वहाँ भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है कि क्या करती है एक टीचर है कोई, एक शिक्षिका बोतल की 3 साफ प्लास्टिक ढक्कन लेती हैं, कैप्स लेती हैं, क्लीन प्लास्टिक है उनके जो है, क्या करती हैं, 3 कैप्स लेती हैं, जिसका नाम है ए, बी और सी। फिर क्या कर रही हैं उसमें, वह ए में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल, मतलब है डिस्टिल वाटर, क्या करती हैं, सी पुट्स 2 टी स्पून फुल ऑफ डिस्टिल वाटर एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ए वाला है, इसमें क्या कर रही हैं, एक तो डिस्टिल वाटर डाल रही हैं, दूसरे इसमें HCl डाल रही हैं। और बी वाले में हम देखते हैं, बी वाले में क्या हो रहा है, सी पुट्स 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल वाटर एंड सम कास्टिक सोडा। जो बी वाला है उसमें आश्रित जल और कास्टिक सोडा मिलाया जा रहा है, मतलब कि डिस्टिल वाटर मिलाया जा रहा है, और कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH मिलाया जा रहा है। फिर है सी पुट्स 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल वाटर एंड सम शुगर इन सी। जो सी वाला बॉटल है, इसमें डिस्टिल वाटर तो मिलाया ही जा रहा है, प्लस इसमें क्या मिलाया जा रहा है, शुगर मिलाया जा रहा है, शुगर। अब इसमें क्या बताना है आपको, विच ऑफ द अबव सोल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उपरोक्त घोलों में से कौन सा विद्युत चालन करेगा। जो ये सोल्यूशन बने हैं ए, बी, सी वाले, इसमें किसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट कराना हो तो किस सोल्यूशन में हो सकता है, ए वाले में, बी वाले में, या फिर सी वाले में, या फिर दोनों में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दूसरे टाइप का दिया गया है। तो ए वाला जो है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या मिला है, HCl मिला है। और आपको पता है कि HCl में क्या होता है, आयन होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी कंडक्ट करानी हो तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, आयन चाहिए। इसमें आयन है कि नहीं है,
H+Cl- पॉजिटिव नेगेटिव इसमें आयन है, लेकिन आपको वही पता होगा जो डिस्टिल वाटर होता है ये इसमें आयन नहीं होता है, और यहाँ पे इसमें चार्ज जो होता है वो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करानी है तो हमें चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसमें चार्ज मतलब कि Cl जो है इस पे इसमें आयन होता है, मतलब कि इस पे जो है चार्ज है। बी वाला सोल्यूशन देखते हैं, डिस्टिल वाटर से तो नहीं मतलब है, इसमें आयन नहीं होता ये। फिर है Na+OH-, इसमें भी क्या है, चार्ज है, तो ए और बी में तो होगा, लेकिन सी वाला जो है शुगर में चार्ज नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी ए और बी वाले में होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, किस में कर रही हैं, ए और बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ए और सी होगा नहीं, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ए एंड बी, यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा ए वाले में और बी वाले में, क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट है, इसमें NaOH प्रेजेंट है, जबकि शुगर में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन चाहिए, जो कि शुगर वाले में नहीं है, सी वाले सोल्यूशन में नहीं है, इसमें ए वाले में है और बी वाले में है। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। रिफर टू द टेबल गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसको देखना है कि कौन सा विटामिन है और उसके डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होगी। यहाँ पे हिंदी वाला भी मैं दिखा देती हूँ, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। यक्स जो बीमारी, पहले मैं यहाँ पे समझाती हूँ, जो यक्स ये दिया है विटामिन कौन सा, यक्स, इसकी कमी से कौन सी इसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग यहाँ पे दिया है, रिकेट्स दिया है। अब आपको पता होगा जो रिकेट्स होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, डी, तो यक्स की जगह पे क्या होगा, यक्स की जगह पे डी होगा। फिर है वाई की यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, सी, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। फिर बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, जेड क्या हो जाएगा आपका, बेरी हो जाएगा, बेरी। और B3 की इसका जो रासायनिक नेम होता है वो क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है, ये पूछा जाता है, नियासिन होता है इसका रासायनिक नेम B3 का। और ये इसकी कमी से जो रोग होता है उसे पेलाग्रा बोलते हैं, उसी को 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है, अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो आपका जो W है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेलाग्रा, W पेलाग्रा हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चलिए देखते हैं। सेकेंड यहाँ पे के दिया है, काट दीजिए, पहला वाला डी होना चाहिए, ये भी कट गया, पहला वाला डी होना चाहिए, तो ये डी है, सी है, फिर बेरी है, फिर है ऑप्शन नंबर सी वाला, थर्ड वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ये थर्ड वाला, हिंदी वाला भी देख लीजिए आप, ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ये वाला। और जो ये है B3, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इसका जो रासायनिक नेम है वो नियासिन बोला जाता है, और जो ये बीमारी है पेलाग्रा, इसे क्या बोला जाता है, 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है। 4D सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो रोगी होता है उसके अंदर 4 सिम्टम्स आते हैं, एक तो स्वेलिंग हो जाता है, स्किन का स्वेलिंग हो जाता है, स्किन उसकी जो है सूज सी जाती है, दूसरा लूज मोशन होता है, 2 सिम्टम्स हो गए, तीसरा होता है कि उसे भ्रम आ जाता है, उसके मन में भ्रम सा लगने लगता है उसे, चौथा हो जाता है उसके माउथ में क्या हो जाता है, इंजरी हो जाता है, मुंह में उसके घाव से हो जाते हैं। तो ये 4 सिम्टम्स है मेन जो आते हैं इस वाले बीमारी में, पेलाग्रा वाले में, इसीलिए इसे 4D सिंड्रोम बोला जाता है, और इसका रासायनिक नेम नियासिन है। B1 का आपको पता ही होगा, थायमीन है, और सी जो है ये डी वाला जो है इसका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। फिर देखते हैं हम, और सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ये क्वेश्चन है आपका, रीड द स्टेटमेंट बिलो, चूज द ऑप्शन। क्या है, वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून। क्या हम मून के सरफेस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं फील करते। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, देयर इज नो ऑक्सीजन ऑन द सर्फेस ऑफ मून। क्या मून के सरफेस पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता। अब हिंदी वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पे यही दिया है, चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं अनुभव करते, और दूसरा है चांद की सतह पर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। ये तो सही है, चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, और लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। चांद की सतह पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बल्कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है, 1/6 होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि एक इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले आंसर देख लीजिए आप। S1 क्या है, सही नहीं है, S2 सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। S1 सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन होता है 1/6 होता है अर्थ के ग्रेविटेशन का, और जो S2 है ये ऑक्सीजन नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें तो ये वाला सही हो गया।
अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का जो भार है, किसी वस्तु का जो भार है, आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तो उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा, उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो भार होता है वो क्या होता है, mg होता है। तो हम मान लेते हैं जो अर्थ है इस पे जो भार है वो क्या है, mg है, और mg इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 दे दिया। और जो मून है इस पे कितना है, कलर चेंज कर लेती हूँ, जो मून है इसका क्या मान लेते हैं, mg डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन g है, इसका ग्रेविटेशन g डैश मान लेते हैं। और आपको पता है जो वेट होता है वो चेंज नहीं होता, बस इसका जो यूनिट है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 60 है, अब यहाँ पे mg डैश हो गया, तो जो ग्रेविटेशन है वो क्या होता है, ये पृथ्वी का ग्रेविटेशन हुआ, अर्थ का ये मून का ग्रेविटेशन हुआ। तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से g डैश इज इक्वल टू मतलब कि जो मून पे ग्रेविटेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशन का 1/6 g हो जाएगा, या g/6 हम कर देंगे, तो यही होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, और ये mg क्या है, ये 60 है, mg आपका 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा mg इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू mg, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे अपान 6। अब mg क्या दिया है, 60 दिया है, तो जो चांद के सतह का भार हो जाएगा ये mg इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम 60/6, तो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। जो चंद्रमा पे इसका भार है, वेट है, वो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। इसे आप डायरेक्टली 6 से भाग करके भी कर सकते थे, जैसे 60 दिया था तो 6 से क्या करते, भाग दे देते, 60 दिया था इतना, मतलब वो तो मैं प्रोसेस करके दिखा रही थी कि होता कैसे है, 60 है, 6 से भाग दे देते, डायरेक्ट निकल आता 10 न्यूटन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, जो चंद्रमा पे भार है वो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉइल। जो क्ले सॉइल होता है उसका जो है क्या प्रॉपर्टी इसमें से सही है, सर्वाधिक सटीक है, मटिया जिसे हिंदी में बोलते हैं मटियार मृदा। क्या है, इसमें जल शीघ्रता से निकल जाता है, नहीं, ये तो रेतीली मिट्टी का गुण है। रेतीली मिट्टी की अगर बारे में बात करें तो इसमें जो जल होता है वो जल्दी ऑब्जर्व भी होता है और जल्दी निकलता भी है, क्योंकि ये मिट्टी क्या होती है, दानेदार होती है। और फिर इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी, नहीं, ये भी गलत है। यह केवल निश्चित मात्रा में जल प्रवेश करने देती, नहीं, इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है, वाटर को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, होल्ड करने की क्षमता होती है, वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यह बड़ी मात्रा में जल को क्या करती है, रोके रखती है, यही है, इट होल्ड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। और जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी का भी गुण देख लीजिए, जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें से जो जल होता है ये ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से जल होता है, इसका निकलना जल जो निकासी का क्षमता, मतलब जल के निकलने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, मतलब कि ये जल को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, जल्दी निकलने नहीं देता है, जबकि रेतीली मिट्टी में जल्दी से जल जो है वो बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जो मटियार मृदा होती है, मतलब क्ले सॉइल होता है, इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वाई डू एक्वेटिक प्लांट्स नॉट हैव ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, मतलब कि जड़ जो है वो विकसित नहीं होता, क्यों ऐसा होता है, हिंदी वाला देख लेते हैं। क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होते, ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। ऐसा कुछ नहीं होता कि उन्हें पानी से सरलता से, उन्हें तो खुद सर्वाइव करना है, निकाला जा सके ऐसा नहीं है, गलत है ये। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये रहा आपका वाटर, इसमें रहा कोई पौधा तो उसे जल तो उसे यहीं आसपास मिल जा रहा है, तो उससे उसका जो जड़ है, उसे रूट है, उसको लंबा करने की क्या ज़रूरत है, वो मरुस्थल में तो है नहीं। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें जल को पाने के लिए उनकी जो जड़ें होती है, रूट होते हैं, वो उन्हें ऊपर ही जल मिल जाता है, इसलिए वो बढ़ते नहीं है, नीचे नहीं जाते। उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ये गलत है। उन्हें तैरता सीखने रखने में सहायता करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, केवल बी। ऑप्शन नंबर जो ये बी वाला है, केवल बी वाला, ये सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें जल जो है ऊपर ही मिल जाता है। वहीं अगर रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह, उनकी बात की जाए तो उनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत अंदर तक जाता है, बहुत गहराई तक पृथ्वी की जाता है, क्या करने के लिए, वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए। जो रेगिस्तान मतलब मरुस्थल वगैरह में, डेजर्ट वाले एरिया में जो पौधे पाए जाते हैं
उसमें पाया जाता है। अब आप कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, इसमें सेकंड वाला सही है। ये जो पौधे होते हैं जो जल में होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जल के पौधों को हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट बोला जाता है जल के पौधों को। और इनमें कुछ पौधे के नाम जैसे मैं बता रही हूँ, क्या है? हाइड्रिला, हाइड्रिला है। और क्या है? बोगमास, एक बोगमास पौधा आता है, ये होता है। ये तो बहुत फेमस पौधे हैं, बोगमास है और हाइड्रिला है। इन दोनों की क्वालिटी क्या है? इनकी जो बॉडी होती है, जैसे ये इनकी बॉडी है, मान लीजिए ये अपने पूरी पूरी बॉडी से क्या करते हैं? पूरे पौधे में श्वसन होता है, रेस्पायरेशन जो होता है वो पूरे पूरे मतलब पौधे में होता है। और ये पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, ये जो पौधे होते हैं पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। कुछ जैसे कमल वगैरह है, आधा पोर्शन बस जड़ डूबा हुआ होता है, जबकि इसमें ये पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। और जो रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस है, श्वसन वाला, ये पूरे इनके पूरे बॉडी से होता है। एक तो ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ें आप ये देख लीजिए कि जीरोफाइट किसे कहा जाता है? जो पौधे डिजर्ट में होते हैं, जो पौधे डिजर्ट में होते हैं, जैसे कि डेजर्ट वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि क्या है? कैक्टस, आपका राजस्थान में पाया जाता है, कैक्टस है। ये इन्हें क्या कहा जाता है? जो डेजर्ट में होते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। इन्हें जल की ज़रूरत मतलब कि वाटर की ज़रूरत बहुत कम होती है, जल की ज़रूरत बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है मरुद्भिद पौधा, मरुद्भिद पौधा बोला जाता है। अब एक और प्रकार होता है, जो डेजर्ट वाले हो गए। अब दूसरा एक और होता है, एक तो जल में पाए जाने वाले हाइड्रोफाइट, दूसरा मरुस्थल में पाए जाने वाले जीरोफाइट, मरुद्भिद जैसे कैक्टस एग्जाम्पल। तीसरा होता है जो लवणीय जल में पाए जाए, साल्टी वाटर में पाए जाए, साल्टी वाटर में पाए जाएं। ये सब ध्यान से आप पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो साल्टी वाटर में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें थैलोफाइट बोला जाता है, उन्हें थैलोफाइट बोला जाता है, लवणीय पौधे बोला जाता है, थैलोफाइट बोला जाता है। इनमें क्या है? आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल के साइड में क्या है? सी मिलता है, समुद्र है, जो जहाँ का पानी जो है साल्टी है, और वहाँ पे क्या पाया जाता है? मैंग्रोव पाया जाता है, मैंग्रोव पाया जाता है। ये मैंग्रोव क्या है? थैलोफाइट की श्रेणी में आता है। दूसरा होता है आपका लेवेंडर, लेवेंडर, ये सारे क्या है? थैलोफाइट की श्रेणी में आते हैं। इन्हें साल्टी वाटर चाहिए होता है, ये साल्टी वाटर में पैदा होते हैं, जैसे कि समुद्र, सीज वाटर जो होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं बता ही चुकी हूँ, बे वाला सही है, क्योंकि उन्हें जल सोखने के लिए ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन? यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्राफ है जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है? आपको पता है, एक ग्राफ आप पहचाना सीखिए। जैसे ये आपको है एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। तो जो वेलोसिटी टाइम बोला जा रहा, मतलब कि ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया? आपका टाइम हो गया। अब आपको पता है, अगर निकालना हो कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, तो ये वी बाई आप टी कर लीजिए, वाई अपान एक्स करिए, वी बाई टी करिए, क्या हो जाएगा? एसिलरेशन हो जाएगा। एसिलरेशन जो त्वरण होता है उसके बराबर यही तो होता है, वेग परिवर्तन की दर, और अपान ये टाइम होता है। तो एसिलरेशन का ये ग्राफ है, ऐसे आप पता लगा लिया करिए, वाई अपान एक्स करके। अब आपको पता चल गया होगा ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जीरो एसिलरेशन का ग्राफ कौन सा है। जीरो एसिलरेशन कब होगा? जब टाइम तो बढ़ता जाएगा, ये टाइम जो है ये इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है ये क्या हो रहा है? ये v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज, वेग जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो? जीरो एक्सीलरेशन की बात की गई है, तो मतलब कि वेग में परिवर्तन हो ही ना, टाइम क्या हो? इंक्रीज होता जाए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। मतलब कि यक्स अक्ष के समांतर होना चाहिए। जो टाइम वाला अक्ष है, समय अक्ष है, उसे यक्स अक्ष भी बोला जा सकता है, इसे समय वाले अक्ष भी बोला जाता है। इसके क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। देखते हैं हम किस में समांतर ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या बोला है? आप ऐसा फिगर अपने आप से बनाते तो आपको जो वक्रित रेखा दिया गया, वक्र तो ऐसे होता है ना, ये देख के आप तुरंत लगा देते कि ये गलत है, वक्रित नहीं होगा, समांतर होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में कोई भी चेंज क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर है समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हमारा बन रहा है। यहाँ पे देखिए, समय अक्ष के समांतर बिल्कुल सीधी रेखा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ फिर परिमित ढलान वाली बात की गई, ये गलत है। फिर है यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइनाइट स्लोप, ये गलत है।
यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप बोला गया है, ये भी गलत है। ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। फिर है वेग अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, वेग अक्ष के समांतर, ये तो मतलब कि वेग तो बढ़ ही रहा है, केवल टाइम कांस्टेंट है, तो इससे एक्सीलरेशन आपका जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ग्राफ में बता दी कैसे निकाला करिए आप, किसका ग्राफ है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। रमन और शिक्षा आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली। फिर है फ्रॉम द मिरर। नाउ क्या कर रही है, रमन जो है वो मूव्स फ्रॉम द पोजीशन, अपने पोजीशन से मूव कर रहे हैं, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड, ये क्या है, इमेज इज 10 मीटर। वेयर इज शिक्षा जो है मतलब कि यहाँ पे देख लेते हैं पूरा, ये है, हिंदी वाला भी देख लीजिए आप सभी। 8 मीटर और 11 मीटर के क्या हैं, ये दूरी पर खड़े हैं। फिगर हम बनाते हैं अब, फिर समझेंगे। ये आपका रहा प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर रहा, ठीक है, प्लेन मिरर हुआ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रमन और शिक्षा की बात हो रही है, ये प्लेन मिरर हो गया। यहाँ पे रमन और शिक्षा की बात हो रही है, मतलब कि मैं मान लेती हूँ ये आपका रमन रहा और ये रही आपकी शिक्षा। अब देखते हैं कौन पहले है। क्रमशः 8 मीटर, मतलब कि रमन कितने मीटर पे है, रमन 8 मीटर पे है, तो रमन को हम क्या करेंगे, पहले करेंगे। रमन ये हो गया, ये 8 मीटर की दूरी है, और ये 11 मीटर की, मतलब कि ये 4 मीटर और इधर हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे शिक्षा है। फिर है, अब रमन अपनी जगह से इस तरह से चलता है, जो रमन है ये अपनी जगह से इस तरह से चलेगा कि क्या होगा, जो रमन है वो चलना यहाँ से स्टार्ट किया कि उसके प्रतिबिंब, उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, उसके और उसका जो प्रतिबिंब इमेज बन रहा है उसके बीच की दूरी क्या होगा, 10 मीटर होगा। अब आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर प्लेन मिरर है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है जो है 3 मीटर पे, कोई वस्तु है यहाँ पे 3 मीटर पे है, अगर इसका इमेज बनेगा तो मिरर के उस साइड 3 मीटर पर ही बनेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस पे प्लेन मिरर में इमेज बनता है, जितना इमेज और मिरर के बीच में रहेगा जितना, मतलब कि वस्तु उस और मिरर के बीच में डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, उतना ही मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस प्रतिबिंब के बीच में और जो रमन है उनके बीच में कितना दूरी है, 10 मीटर, मतलब कि 5 इधर चला होगा, और इसीलिए तो 10 है तो इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इमेज से मतलब कि 5 मीटर पे अगर इधर रहेगा तभी इधर 5 मीटर पे बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये कितना दूर चला, 5 मीटर पे चला, ये 5 मीटर चला। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 3 मीटर बचा। फिर है 3 मीटर नहीं बचा, ये 3 मीटर बचा, ये इसके और इमेज के बीच की दूरी ये 5 मीटर, 3 मीटर केवल चला है और 5 मीटर पे है ये मिरर से। फिर हम देखते हैं जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है, ये जो शिक्षा है ये कितने मीटर चलती है, 6 मीटर। ये कितना है, ये तो 4 मीटर है, और यहाँ पे ये 2 मीटर और चलेगी, मतलब कि 6 5 11 होता ना, 6 मीटर चली, यहाँ पे कितना मीटर बचा, 5 मीटर बचा। अब क्या हुआ, क्योंकि टोटल 11 मीटर पे थी शिक्षा, अब 6 मीटर चल ली अगर तो 5 ही मीटर तो बचेगा, ये 5 ही मीटर तो बचेगा। फिर है रमन और शिक्षा की दर्पण से उस नई स्थिति की दूरी क्या होगी, मतलब कि रमन और शिक्षा जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे अब दूरी क्या होगी, किससे, मिरर से। अब देखते हैं मिरर से इनकी दूरी क्या होगी। ये कौन है, शिक्षा है, कितने मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की, रमन है 5 मीटर पे, और शिक्षा भी यहीं पे आ गई है, तो 5 मीटर पे, दोनों क्या होंगे, 5 मीटर की दूरी पर होंगे, क्योंकि मिरर ये जो बोला गया 10 मीटर प्रतिबिंब, तो मतलब 5 मीटर होना चाहिए, 5 मीटर इधर 5 मीटर उधर। और ये 6 मीटर चलती है, जो मतलब शिक्षा है 6 मीटर चलती है, तो 11 मीटर की दूरी पर थी, 6 मीटर चली तो 5 मीटर बचा, तो दोनों क्या होंगे, 5 मीटर की दूरी पर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, 5 मीटर की दूरी पर दोनों होंगे। यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन। बोथ रमन एंड शिक्षा आर 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे फिशरमैन की बात हो रही है। ए फिशरमैन गोज टू वाटर। अगर आपको ना समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन में बहुत क्लियर इमेज नहीं बन पाता, अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रिवर्स करिएगा, कॉपी पेन उठाइएगा, खुद समझ के लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। ए फिशरमैन गोज टू वाटर बॉडी नियर बाई स्पीयर ए फिश। एक फिश पकड़ने के लिए जाते हैं कहाँ पे, तालाब जलाशय के पास, मछली को भेजने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर, इसमें से क्या विचार करना चाहिए। विचार ये करना चाहिए कि देखते हैं हम, उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, जो मछली की स्थिति है, आभासी स्थिति है, उससे ऊपर मारनी चाहिए। फिर है उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे मारनी चाहिए। कोई वस्तु मान लीजिए वाटर में है, ये आपका वाटर रहा, वाटर है,
इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक सिक्का गिरा हुआ है, ये क्या है, इसमें एक सिक्का गिरा हुआ है। अब आप ऊपर से जब यहाँ से आप देखेंगे, ये आपका आई है मान लीजिए, ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो सिक्का है ना एक्चुअल में कहाँ है, ये जो है ये सिक्का जो है ये एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन आपको दिखेगा कहाँ, आपको ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, यहाँ दिखेगा। एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ है। अगर आपको इस पे कुछ मारना हो, इसे भेदना हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो आभास हो रहा है, ये जहाँ दिख रहा है इसे ही तो आभास बोलेंगे। जहाँ पे आभास हो रहा है आपको, उससे आप नीचे हिट करेंगे। क्या करेंगे, नीचे की साइड, उससे और नीचे हिट करेंगे, यही होता है। अब आपका काम है, होमवर्क है, समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई वस्तु जब रहती नीचे है लेकिन प्रतीत होती है उससे थोड़ी सी ऊपर है जब जल में रहती है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, क्या रीजन होता है, आप इसको सर्च करिएगा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हम आभासी जो स्थिति है उससे हम नीचे मारेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बताई हूँ। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ही शुड हिट बिलो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश। जो फिश का अपेरेंट पोजीशन है उससे बिलो साइड में क्या करेगा, हिट करेगा, तभी मछली को जाके वो लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो गया, जो यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ रीजन। आप सभी ढूंढिएगा कैसा होता क्यों है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है मैग्नीट्यूड, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग, कौन सा इसमें सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है कि जो स्थैतिक घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण इसे बोला जाता है। हिंदी वाला भी एक बार आप देख लीजिए, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिणाम के बारे में सही है। जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, इसके परिणाम के बारे में सही है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण और ये सारे जो हैं, इसमें से कौन सा सही है कि सबसे ज्यादा कौन सा घर्षण होगा, उसके बाद में कौन सा घर्षण होगा और उसके बाद में कौन सा घर्षण होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टैटिक मतलब कि जो वस्तु स्थिर है उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करना मतलब ऐसे होता है किसी चीज़ को ऐसे खींचना, फिर उससे कम उसमें होगा। और सबसे कम होगा अगर किसी को आप रोल कर रहे हैं, मतलब कि जैसे एक गेंद है, इसको आप फेंक दिए, ये ऐसे रोल होती हुए ऐसे 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 क्या कर रहा है, जा रहा है इस पृथ्वी पे, तो ये सबसे कम होगा। और जो स्टेट है वो स्टैटिक है, वो तो उसमें फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा इसका। स्टैटिक सबसे ज़्यादा पहले होगा, फिर स्लाइडिंग होगा, फिर रोलिंग होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है। हिंदी वाला देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन स्थैतिक है, फिर सर्पी है, फिर है लोटनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेट ऑफ सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इसमें से इनकरेक्ट जो सेट है उसको क्या करना है, चूज करना है। हिबिस्कस की बात की गई है, यहाँ पे प्लांट है, वेंटेशन है और रूट है। किस टाइप का इनमें रूट होता है, तो जो हिबिस्कस है उसके पास बोल रहा है कि रेटिकुलेट और फाइबर रूट होता है। वेंटेशन जो होता है वो रेटिकुलेट होता है, जबकि ये गलत है, हिबिस्कस जो होता है। और यहाँ पे रोज वाला है रेटिकुलेट और टाइप रूट होता है, बिल्कुल सही है। बम्बू जो है पैरेलल और फाइबर रूट होता है। इसमें जो फोर्थ वाला, एक ये वाला गलत है, एक ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एंड डी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ए एंड डी। थोड़ा सा आप भी जाके पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, परखनली में 3 घोल दिए गए हैं, जो 3 सॉल्यूशंस हैं ए बी सी, वो किस में रखे गए हैं, टेस्ट ट्यूब में रखे गए हैं। ऑन एडिंग क्या ऐड किया जा रहा है, चाइना रोज इंडिकेटर, ए टर्न, ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए कन्वर्ट हो जा रहा है ग्रीन में। और बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी हो रहा है कलरलेस, जो कलर है कलरलेस हो जा रहा है, रंगहीन हो जा रहा है। सी टर्न डार्क पिंक, और जो सी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको पता है, मैं कल भी पढ़ाई थी कि जो चाइना रोज होता है उसको डालने पे ए अगर ग्रीन में अगर ए है वो ग्रीन में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब कि ए क्या है, ए है आपका बेस। तो पहले क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, क्षारीय बोला जा गया जो। अगर वो कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, वो साल्ट होगा। फिर है अगर वो क्या हो रहा है मतलब कि पिंक में, डार्क पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा, डार्क पिंक में अगर चाइना रोज डालने पे कन्वर्ट हो रहा है कोई सोल्यूशन, तो वो मतलब कि एसिड होगा, आपका एसिड होगा। तो क्रम क्या हुआ आपका, बेस साल्ट एसिड। बेस साल्ट एसिड कहीं है, नहीं है बीच में,
ये देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें जो आयोग ने ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, सबको कॉमन 1 मार्क मिला था क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन इस टाइप का था नहीं। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे चाइना रोज़ की बात तो मैं बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे आप लिखिए, ए लिखिए एसिड और बी लिखिए बेस। अगर आप मतलब नहीं लिखे होंगे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पक्का हो जाएगा। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे चाइना रोज़, क्या लिखते हैं, चाइना रोज लिखते हैं। अब जो फिर दूसरा हम लिख लेते हैं फिनाल्फ्लिन, ठीक है, मैं शॉर्टकट में नाम लिखूंगी, आप सभी याद रखिएगा। फिर मैं लिखूंगी मेथिल ऑरेंज, मेथिल मेथिल ऑरेंज हो गया। फिर लिखूंगी हल्दी। इतने चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनके मैं बता रही हूँ डालने पे कैसे कन्वर्ट होंगे ये। थोड़ा सा ब्रश पतला कर लेती हूँ। ये देखिए चाइना रोज डालने पे क्या होगा, फिनाल्फ्लिन डालने पे क्या होगा, मेथिल ऑरेंज डालने पर क्या होगा। जब हम चाइना रोज डालेंगे किसी सोल्यूशन में, अगर उसका कलर क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। एसिड है तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। लिख लीजिएगा, एसिड है, एसिड को क्या करेगा, ये पिंक करेगा। और बेस को क्या करेगा, बेस को करेगा ग्रीन। लिखिएगा, आप सभी नोट कर लीजिएगा जरूर। और फिनाल्फ्लिन जब हम डालते हैं तो एसिड है अगर, तो उसको क्या करेगा, कलर लेस करेगा, रंगहीन कर देगा। और जो बेस है इसको क्या करेगा, बेस को ये करेगा पिंक, बेस को पिंक कर देगा। फिर मेथिल ऑरेंज हो गया। मेथिल जो ऑरेंज है, ऑरेंज नाम से याद रखिएगा, एसिड को ऑरेंज करता है। एसिड को क्या करेगा, ऑरेंज कर देगा। यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, ऑरेंज कर देगा। और ये जो बेस है इसको क्या करेगा, इसको भी ये पिंक कर देगा, मेथिल ऑरेंज। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है हल्दी। हल्दी एसिड जो होगा यहाँ पे नो चेंज होगा, यही कल क्वेश्चन बना था, यहाँ पे नो चेंज होगा। और जो बेस है हल्दी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं देखिए बचा है, ये क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा हल्दी डालने पे। ये इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, हटा रही हूँ मैं अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्टडी द 2 टाइप ऑफ चेंजेस गिवन बिलो। यहाँ पे 2 टाइप के चेंजेस दिए गए हैं जिनको हम क्या करना है, स्टडी करना और बताना है। फ्लावरिंग ऑफ बर्ड, जो कलियाँ होती हैं उनका खिलना क्या कहलाता है। ये क्या फिजिकल चेंज है या फिर ये इरिवर्सिबल चेंज है या फिर रिवर्सिबल चेंज है, क्या है। फिर कटिंग ऑफ ग्रास, कोई मान लीजिए ऐसी कली है, वो क्या क्या हुआ, वो खिल गई, फूल में कन्वर्ट हुआ, खिली और फूल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या हम जो फूल है उसको फिर से कली में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब कि क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब दूसरा देखते हैं, कटिंग ऑफ ग्रास। जो अगर घास है, ये ऐसे ऐसे घास है, इसको कट कर दिया तो क्या ये फिर से जुड़ सकता है, नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये भी है, ये भी इरिवर्सिबल है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ आयरन। अगर आयरन जो है इसका एक्सपेंशन हो, मतलब कि लोहे को जब आप हीट करते हैं तो क्या करता है, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, फैल रहा है वो हीट करने पे, तो क्या जब उसको हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो उसी टाइप में फिर नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। और बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब हम बॉयल करते हैं, ये चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, बॉयल करते हैं तो क्या बनता है, गैस बनता है। फिर गैस से वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, होता है गैस से क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, जिसे संघनन बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो बी रिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि ए जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार हिंदी वाला भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे दे दिया है कि 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। कलिका का पुष्पण, घास काटना, ये क्या है, ये अनुत्क्रमणीय है, जिसको उल्टा ना कर सके। और ये जो है ये क्या है, ये प्रतिवर्ती या फिर इसे ही उत्क्रमणीय भी बोला जाता है, रिवर्सिबल भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 74। क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे बोला गया है, व्हाट इज कॉमन इन अमीबा, स्टारफिश, आंट, स्पाइडर। ये जो होता है, अमीबा है, स्टारफिश है, तारामीन जिसे बोला जाता है, चींटी है, मकड़ी है, इनमें क्या समानताएं होती हैं। इनमें क्या समानताएं होती हैं, इनके पास जो बोन होता है, बैक बोन होता है, वो नहीं होता, ना मकड़ी में होता है, ना चींटी में होता, ना स्टारफिश में होता, ना अमीबा में होता है, ये आपको पता होगा। ये रीढ़ की हड्डी इनमें नहीं होती है। दे आर लैक बैक बोन। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, दे आर लैक बैक बोन। या फिर हिंदी में बोल सकते हैं, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित होती हैं। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो यहाँ पे क्या बोला गया है, वे प्रजनन के लिए अंडे देती हैं। तो इसमें जो इसे क्या बोला जाता है, इसे यूनिसेलुलर बोला जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो इसे यूनिसेलुलर बोला जाता है।
एक कोशिकीय बोला जाता है। फिर ये क्या होता है, अमीबा होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मतलब कि प्रजनन होता है, ये कैसे होता है, ये बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये होता है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि एक अमीबा है, एक अमीबा है, ये क्या हुआ, ये टू डॉटर सेल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एक अमीबा दो अमीबा में कन्वर्ट हो गया, यही होता है बाइनरी फिजन, मतलब कि एक अमीबा दो अमीबा में टूट गया। बाइनरी फिजन हो जाता है, किसमें होता है, टू डाटर सेल में। टू, एक अमीबा यहाँ बन गया, एक अमीबा यहाँ, टू डाटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है अमीबा जो होता है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, गिवन बिलो आर द स्टेप ऑफ कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार इन लीफ। इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर प्रेजेंस ऑफ जो है क्या करना है, स्टार्च जो है ये एक्सपेरिमेंट करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं लीफ में, तो क्या करेंगे, कौन से स्टेप हैं जो इसमें से क्या है, विच इज़ नॉट नेसेसरी, जो कि नेसेसरी नहीं है। क्या किया जाता है इसमें, इसमें पहला जो स्टेप होता है उसमें लीफ को हम लाते हैं, फिर क्या करते हैं हम, पहले वाटर में बॉयल करते हैं और फिर अल्कोहल में बॉयल करते हैं। पहला स्टेप ये होता है, तो ये पहला स्टेप तो हो गया, ये तो गलत है नहीं। फिर वॉश द ब्लीच्ड लीफ, हम वॉश भी करते हैं ब्लीच्ड लीफ को, विरंजित पत्ते को हम क्या करते हैं, धोते हैं, ये भी सही है। हीट द लीफ ऑन फ्लेम, हम हीट को डायरेक्ट फ्लेम पे लीफ नहीं मतलब लीफ को हम डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं करते हैं, बल्कि वो बॉयल करते हैं, फर्स्ट वाटर देन अल्कोहल, तो ये गलत है। फिर है एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू द ब्लीच्ड लीफ, क्या ब्लीच्ड लीफ में फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, कि इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पत्ती को क्या करना, आँच पर गर्म करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। विरंजित पत्ते को धोएं, विरंजित पत्ते को कुछ आयोडीन की घोल डालें और पत्ती को पहले पानी में उबालें, देन अल्कोहल में बॉयल करें। फिर देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, जो चक्रवात होता है तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाता है। जो साइक्लोन होता है डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन ए कोस्टल एरियाज। जैसे कि आपको पता है जो इंडिया है, यहाँ पे ये पूर्वी वाला जो साइड होता है, यहाँ पे चक्रवात बहुत ज़्यादा आता है, इधर भी आता है लेकिन कम आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है उसका जो मतलब फर्टिलिटी रेट होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ सब जो सॉइल है उनके। फिर इसमें होता क्यों है ऐसा, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे इसके पास में क्या है, इंडिया का ये वाला जो पोर्शन पड़ता है आपका, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है वगैरह, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये वाला जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, साइड में ही बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है। अब फिर क्या होता है, समुद्र का पानी जब चक्रवात आएगा तो ये इस वाले एरिया में आ जाता है इसका पानी। अब ये पानी कैसा है, ये जो वाटर है ये साल्टी वाटर है, तो ये जो सॉइल है उसके उर्वरता को, फर्टिलिटी रेट को डाउन करता है, क्योंकि लौड़ी मिट्टी जो होती है वो कम फर्टिलाइट होती है। तो यही है कि ये फर्टिलिटी रेट इसका डाउन करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ ग्रस्त करके। तो आंसर नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, कि खारे पानी से, वही बाढ़ अगर अच्छे वाले पानी से आता, तब नदी से आता, तब नहीं होता, लेकिन लवण वाले जल से पानी आ रहा है चक्रवात से उठ के, तो इसलिए क्या कर रहा है ये इसको कम मतलब फर्टिलिटी रेट इसका कम कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं आपके पेडागोजी वाले, साइंस पेडागोजी वाले, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, और भी जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन और भी जो क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। पेडागोजी वाला पोर्शन जब मैं करवाऊंगी कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें पेडागोजी वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 85 वाला क्वेश्चन है, एक शिक्षक, ए टीचर वांट्स टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट फॉर स्टूडेंट ऑन किस टॉपिक पे, वेस्टेज ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। जो असेसमेंट होता है इसमें क्या पर्पज नहीं होना चाहिए, किसके डिबेट में, जल की बर्बादी के वाद विवाद का। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद का आयोजन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है, जो कि मतलब कि जिस जो पर्पज नहीं है वही हमें बताना, क्या नहीं करना है इसमें से। जल की बर्बादी के विभिन्न कारणों को समझना, बिल्कुल करना है इसे। फिर है जल की बर्बादी के बारे में अपने मतों विचारों को तर्कसंगत रूप से संप्रेषित करना, ये भी सही है। बर्बादी के बारे में अपने दिन रात
दिन प्रतिदिन के अनुभवों और अवलोकन को जोड़ना। बिल्कुल, ये तो बोला ही जाता है कि जो डेली लाइफ से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ये भी सही है। फिर है अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा। जो प्रतिस्पर्धा होता है, ये वाला काम नहीं करना है कभी भी बच्चों के साथ। इनसे इसमें इससे उनके अंदर जलन की भावना आती है और वो कोई मतलब कि क्राइम वगैरह तक जा सकते हैं। फिर है हेतु उनके मतों का प्रतिकार करना। उनके मतों का क्या करना, प्रतिकार करना, ये गलत बात है। उनके मत को हमें क्या करना है, उनके जो सोच विचार है, उनके व्यू पॉइंट है, उनको हमें मतलब कि सम्मान देना है, प्रतिकार नहीं करना है, मना नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत वाला पूछ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, पेडागोजी वाला ही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल प्रदत्त गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है? इसमें से कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो स्किल्स को और प्रदत्त गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये जो दिया गया है, इसके द्वारा विद्यार्थियों के अंदर क्या विकसित होगा, यही हमें बताना है। एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचिए, और क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किस में तेज होगी? यहाँ पे ये क्या काम किया जा रहा है, मेजरमेंट का। फिर है तेज टहलने और दौड़ने के बाद अपनी सांस लेने की दर को मापें। कभी आप तेज टहलें और कभी दौड़ें, फिर क्या करना है आपको, उसका मेजरमेंट करना है कि क्या अंतर आ रहा है। फिर है क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सांस लेने का दर समान है या फिर आपका ही चेंज हो रहा है? तो इसमें क्या करना है, हाइपोथेसिस भी करना है और मेजरमेंट भी करना है, मापने की भी बात हो रही है। तभी तो आप जान पाएंगे कि तेज़ दौड़ते टाइम सांस कैसे चल रही है और तेज़ टहलते टाइम क्या डिफरेंस है। तो हमें क्या कर रहा है, क्या इसमें करने की मतलब कि क्या करने, कौन सा स्किल इसमें विकसित होगा, तो वो होगा हाइपोथेसिस एंड मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा, हाइपोथेसिस एंड मेजरमेंट भी होगा। यहाँ इसमें कल्पनाएं भी की जाएंगी और क्या होगा, मेजरमेंट भी हो रहा है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं पेडागोजी वाला पोर्शन एक करवा दूंगी किसी वीडियो में, केवल पेडागोजी के ही क्वेश्चन रहेंगे और उनके से रिलेटेड जो भी मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो उसको भी बता दूंगी। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।